नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नूर आलम। आज से मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स की एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन से लेकर के लास्ट तक वन बाय वन एक एक टॉपिक आपका कवर करूंगा। एक्चुअल में हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको ये प्रॉब्लम आ रही है कि उनको इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा। बच्चे बार बार मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं कि सर इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आ रहा है। तो आज जो मैं इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहा हूं, ये स्टार्टिंग से लास्ट तक कवर करेगा। और इसमें जो बच्चे 10+2 में हैं, जो बच्चे बीकॉम कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं, या कॉमर्स में किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नेट वगैरह, उनके लिए भी ये क्लासेस है, जहां पे हम A to Z पूरा इकोनॉमिक्स कवर करेंगे। और आई होप कि कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको इकोनॉमिक्स ना समझ में आए। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्चुअल में कि इकोनॉमिक्स है क्या, इकोनॉमिक्स हम क्यों पढ़ते हैं। देखिए, जब हम कोई चीज ये समझ लें, किसी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले या कोई टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि अगर मैं इसको पढ़ क्यों रहा हूं, तो वो ऑटोमेटिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक्चुअल में जो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट आया है वो इसलिए आया है कि जो हमारे वांट्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। हमारे जो वांट्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। एक वांट्स हमारा अगर फुलफिल हुआ तो दूसरा क्रिएट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं छोटा था तो मुझे ये था कि मुझे एक साइकिल मिल जाए। उस समय मेरी वांट्स क्या थी कि मेरी एक पर्सनल साइकिल हो। जब साइकिल मिल गई, थोड़ा बड़ा हुआ तो ये हुआ बाइक मिल जाए। बाइक मिल गई तो अब कार चाहिए। कार मिल जाएगा तो कहेंगे फोर व्हीलर में कोई ब्रांडेड फोर व्हीलर चाहिए। कहने का मतलब हमारा जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, वो कभी खत्म नहीं होगा। और उस वांट्स को फुलफिल करने के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, लिमिटेड है। तो इकोनॉमिक्स बताता है कि उस लिमिटेड रिसोर्सेज का, स्कार्स रिसोर्सेज का आप कैसे इस्तेमाल करें, कैसे यूज करें, जिससे आप अपने मैक्सिमम वांट्स को फुलफिल कर पाए। यही से इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट आया है। क्योंकि अगर जो हमारे वांट्स थे वो सभी फुलफिल हो जाए तो इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं। मुझे गाड़ी चाहिए, गाड़ी मिल गया। मुझे खाना चाहिए, खाना मिल गया। मुझे ब्रांडेड कपड़ा चाहिए, ब्रांडेड कपड़ा मिल गया। मुझे घर चाहिए रहने के लिए, मुझे घर मिल गया। मतलब जो हमारे वांट्स है वो अगर सब फुलफिल होते चले जाए तो फिर कोई समस्या ही नहीं आएगी। समस्या तब आएगी जब हमारी वांट्स क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, और उस वांट्स को फुलफिल करने के लिए जो रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। तो इकोनॉमिक्स बताता है कि आप कैसे उस लिमिटेड रिसोर्सेज का इस्तेमाल करिए जिससे आपके मैक्सिमम वांट्स को फुलफिल किया जा सके। अभी इस कॉन्सेप्ट में हम बाद में आऊंगा। इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं कि जो इकोनॉमिक्स वर्ड है ये कहां से आया है। तो जो इकोनॉमिक्स वर्ड है वो डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से, जिसका नाम है ओकोनोमिया। ओकोनोमिया एक ग्रीक वर्ड है जो दो वर्ड से मिलकर बना है, ओकोस प्लस नोमिया। ओकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड और नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट। तो ओकोनोमिया का पूरा मतलब होता है हाउस होल्ड का मैनेजमेंट करना। अब ये ओकोनोमिया से क्यों लिया गया है, इकोनॉमिक्स इसी वर्ड से क्यों आया, इसके पीछे भी लॉजिक है। देखिए, स्टार्टिंग में जब इतना डेवलपमेंट नहीं था तो लोग उसी चीज का प्रोडक्शन करते थे जिसकी वो जरूरत होती थी। उन्हें भूख लगा तो खाने की सर्च की, पहनने की जरूरत हुई तो कपड़े की सर्च की। मतलब उनका जो लाइफ स्टाइल था वो बहुत एक लिमिटेड एरिया तक था, एक लिमिटेड क्षेत्र तक था, एक छोटी सी फैमिली तक लिमिटेड था। तो उस फैमिली तक वो इकोनॉमिक्स सिमट के रह गया था उस समय जब ये कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स का आया था। इसीलिए इकोनॉमिक्स का जो वर्ड स्टार्टिंग ड्राइव किया गया है वो ओकोनोमिया से लिया गया, जिसका मतलब होता है ओकोस, ऑइकोस प्लस नोमोस। ऑइकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड और नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट। मतलब आप हाउस होल्ड का कैसे मैनेजमेंट करें। और मैनेजमेंट का मतलब क्या, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमारे पास रिसोर्सेस क्या है, लिमिटेड है।
तो जब रिसोर्सेज लिमिटेड है तो हाउस होल्ड के पास भी तो रिसोर्सेज लिमिटेड रहे होंगे। तो हाउस होल्ड उस लिमिटेड रिसोर्सेज का कैसे इस्तेमाल करे जिससे उस फैमिली में जितने लोग हैं उनके वांट्स को मैक्स टू मैक्स सेटिस्फाई किया जा सके। इस कॉन्सेप्ट के साथ इकोनॉमिक्स आपका आया है। ठीक, और जो इकोनॉमिक्स का हम देखिए, इकोनॉमिक्स को हम किसी एक पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट में या पार्टिकुलर डेफिनेशन से डिफाइन नहीं कर सकते। इकोनॉमिक्स एक बहुत ब्रॉड टर्म है और अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने इकोनॉमिक्स को अपने तरीके से डिफाइन किया है। ठीक है, तो जो इकोनॉमिक्स का एक जनरल डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूं, इसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा इकोनॉमिक्स के बारे में कि इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स सोशल साइंस का एक ब्रांच है और नॉलेज विच इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिक जो है सोशल ब्रांच का एक, सोशल साइंस का एक ब्रांच है या नॉलेज का एक हिस्सा है जो रिलेटेड किससे है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी इकोनॉमिक्स का रिलेशन कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में किससे जोड़ा गया है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज से। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी एक्टिविटीज होती है, वो एक्टिविटीज जो कहीं ना कहीं फाइनेंस से रिलेटेड होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बेसिकली हम लोग 5 चीजों को कवर करते हैं: प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज और इन्वेस्टमेंट। देखिए, जब हम किसी चीज को प्रोड्यूस करेंगे, किसी चीज का हम प्रोडक्शन करेंगे, तो हमें किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। मतलब प्रोडक्शन, जब हम किसी चीज का प्रोडक्शन करेंगे तो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसको एक साथ करके हम किसी चीज का क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। तो प्रोडक्शन में क्या क्या चीज आएगी? लैंड आएगा। यहां लैंड का मतलब सिर्फ जमीन नहीं है, यहां लैंड का मतलब वो कोई भी जगह जहां पे किसी तरह से प्रोडक्शन किया जा रहा है। भाई फिश, जो समुद्र में मछली का पालन किया जा रहा है, तालाब में मछली का पालन किया जा रहा है, तो तालाब भी लैंड में ही आएगा। अगर हम एरोप्लेन आसमान में उड़ा रहे हैं तो आसमान भी लैंड में ही आएगा। इकोनॉमिक्स में लैंड का मतलब होता है वो स्पेस जहां पे हम कोई एक्टिविटी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लैंड बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शन करने के लिए हमें लैंड की रिक्वायरमेंट होती है, लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है और एंटरप्रेन्योर, ये सब मिल करके हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। देखिए, एक एक वर्ड आप लोगों को यहां समझना जरूरी है क्योंकि ये सभी वर्ड आगे अभी हम इसको कोरिलेट करेंगे एक दूसरे से। तो वन बाय वन हम आपको अभी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझा दे रहे, जिससे फर्दर जो नेक्स्ट क्लास हम डालेंगे यूट्यूब पे तो वो आपको समझने में आसानी होगी, क्योंकि अभी आपको बेसिक पढ़ा रहे हैं, अभी इकोनॉमिक्स स्टार्ट नहीं हुआ। तो ये प्रोडक्शन हो गया। दूसरा कंजम्पशन। कंजम्पशन क्या होता है? जो हाउस होल्ड कंज्यूम करता है, जो हम लोग कंज्यूम करते हैं। कंजम्पशन में वो दो चीजें आ जाती है, चाहे गुड्स हो या सर्विसेज। गुड्स का मतलब जब कोई चीज हम कंज्यूम करते हैं, जैसे मान लीजिए खाने के लिए फूड कंज्यूम करते हैं, ड्राइव करने के लिए 4 व्हीलर बाइक वगैरह यूज करते हैं, तो हम उसका कंजम्पशन कर रहे हैं। या आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप सर्विस कंज्यूम कर रहे हैं। इस समय आप कौन सा कंजम्पशन कर रहे हैं? सर्विस का कंजम्पशन कर रहे हैं, आपको मैं पढ़ा रहा हूं। तो कंजम्पशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन। भाई देखिए, प्रोडक्शन में लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर ये सब मिलकर के किसी चीज को प्रोड्यूस करेंगे, और जो प्रोड्यूस करेंगे उसको फिर क्या नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, उसका कंजम्पशन होगा। और कंजम्पशन कौन करेगा? हाउस होल्ड करेगा। ठीक, हाउस होल्ड कंजम्पशन कैसे करेगा? भाई जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जो फैक्टर लगेंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उनको कोई ना कोई इनकम मिलेगा, उनको मनी जनरेट होगी। भाई लैंड को क्या मिलेगा? अगर हम किसी को लैंड अपना देंगे तो उसके बदले में हमें क्या मिलता है? रेंट मिलता है। ठीक, लेबर को क्या मिलेगा? वेजेस मिलेगा। एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। कैपिटल को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये जो आपका प्रोडक्शन की से जो हमें प्रॉफिट जनरेट हुई उसको हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक, किसके बीच में? वही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बीच में। ठीक,
और उसके बाद में हम क्या करेंगे, एक्सचेंज आएगा। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, सेल और परचेज। सेल और परचेज को हम क्या कहते हैं, एक्सचेंज करना। भाई जो चीज हम बनाए हैं उसको क्या करेंगे, खरीदेंगे, बेचेंगे। अब पहले सेल और परचेज का सिस्टम क्या था, बार्टर सिस्टम था, क्योंकि उस समय मनी थी नहीं, ठीक है। तो लोग क्या करते थे, किसी के पास गेहूं है उसको चावल की जरूरत है, तो चावल वाला गेहूं ले लेता था, गेहूं वाला चावल ले लेता था, एक दूसरे से क्या करते थे, एक्सचेंज करते थे। और इन्वेस्टमेंट का मतलब इन लोगों के पास, ठीक है, प्रोडक्शन करने के बाद, एक्सपेंस करने के बाद जो पैसा बचेगा जिसको हम इन्वेस्ट करते हैं वो किसमें आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट। तो ये पांचों एक्टिविटी हम किसका बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। चाहे वो प्रोडक्शन हो, प्रोडक्शन किसके हेल्प से करेंगे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कौन आएगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और ठीक है, कंजम्पशन कौन करेगा, हाउस होल्ड करेगा, ठीक है। हाउस होल्ड का मतलब हम लोग, ठीक है। आप भी तो कंजम्पशन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्लास देख रहे हैं, तो आप कंजम्पशन कर रहे हैं, ठीक। अभी आप जाएंगे, खाना खाएंगे, फूड कंज्यूम करेंगे, सुबह कॉलेज जाएंगे, अच्छे ड्रेस पहनेंगे, यूनिफॉर्म पहनेंगे, तो आप कपड़े का कंजम्पशन करेंगे। ये सब कहां से आया, ये सब प्रोड्यूस किया गया है, ठीक। उसके बाद में आपका डिस्ट्रीब्यूशन, जो इनकम हुआ है वो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जो लोग प्रोडक्शन में लगे थे उनके बीच में उस इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना। एक्सचेंज का मतलब होता है सेल और परचेज करना। और इन्वेस्टमेंट का मतलब जो अमाउंट हमारे पास सरप्लस बचा है उसको हम क्या करना, इन्वेस्ट करना। जो इंटरप्रेन्योर होता है, इंटरप्रेन्योर का मतलब होता है जो रिस्क उठाता है वो क्या करता है, इन्वेस्ट करता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है। बाय इकोनॉमिक्स इज द स्टडी, ठीक है। इकोनॉमिक्स में जो स्टडी होती है वो किसकी होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज की होती है। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती है जिसका लेना फाइनेंस से या मनी से नहीं होता। जैसे आपके पेरेंट्स आपके लिए कपड़ा लाते हैं, अच्छे ड्रेस लाते हैं, आपके पेरेंट्स आपके लिए अच्छी चीजें लाते हैं खाने के लिए, ठीक है। आपकी फीस देते हैं, आपको जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है वो सारी रिक्वायरमेंट आपके पेरेंट्स आप फुलफिल करते हैं, उसके बदले में क्या कुछ लेते हैं। तो वो जो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए करता है, या जो बच्चे अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, या जो एनजीओ होते हैं जो हेल्प करते हैं एक दूसरे का, वो जो एक्टिविटीज होती है वो क्या होती है, नॉन एक्टिविटीज होती है। और इन एक्टिविटीज को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज, हम इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं मानते। इसीलिए बोला गया इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ सोशल साइंस और नॉलेज विच इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन 5 चीजों को लिया जाएगा, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज और इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये बेसिक चीजें हुई। मैं आपको फिर से रिकैप करा रहा हूं कि इकोनॉमिक्स हम पढ़ क्यों रहे हैं, मेन मोटिव इकोनॉमिक्स पढ़ने का क्या है। इकोनॉमिक्स पढ़ने का मेन मोटिव इसलिए है क्योंकि हमारे वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है, और उस वांट्स को फुलफिल करने के लिए जो रिसोर्सेज, अच्छा रिसोर्सेज क्या है पहले ये तो समझिए। रिसोर्सेज, बच्चे कंफ्यूज होंगे, यहाँ रिसोर्सेज का मतलब जानते हैं। जैसे मैं यहाँ आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरे लिए रिसोर्सेज क्या है, बोर्ड, आपका ये हो गया मार्कर, लाइट, ये रिसोर्सेज हो गया, ठीक। टाइम अभी हमारा लग रहा है, खाना खाने के लिए रिसोर्सेज वो हो गए, चलने के लिए 4 व्हीलर रिसोर्सेज हो गई या बाइक रिसोर्सेज हो गई। मतलब जिसका इस्तेमाल हम करते हैं अपने वांट्स को फुलफिल करने के लिए, वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, रिसोर्सेज। लेकिन वो रिसोर्सेज हमेशा क्या है, लिमिटेड ही है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है। तो उस लिमिटेड रिसोर्सेज का आप कैसे इस्तेमाल करें जिससे आप अपने वांट्स को मैक्सिमम टू मैक्स सेटिस्फाई, देखिए सारे वांट्स तो फुलफिल नहीं कर सकते, लेकिन मैक्सिमम वांट्स को आप सेटिस्फाई कर देंगे, यही इकोनॉमिक्स आपको बताता है, ठीक है। अब हम आते हैं कि इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट कहां से आया ये बता दिया, फिर हम आते हैं कि एक्चुअल में जो इकोनॉमिक्स वर्ड आया है वो कहां से आया है। देखिए इकोनॉमिक्स एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। इस इकोनॉमिक्स को हम कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है उसमें भी इकोनॉमिक्स की बात कही गई है, लेकिन क्योंकि उस समय इकोनॉमिक्स वर्ड नहीं आया था, जो इकोनॉमिक्स वर्ड का पहली बार इस्तेमाल किया है वो किसने किया है, एडम स्मिथ ने किया है। और वो भी इकोनॉमिक्स वर्ड नहीं, उन्होंने पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स की बात की थी, ठीक है, एडम स्मिथ ने।
और इकोनॉमिक्स का जो कॉन्सेप्ट दिया था अच्छे से, उसको एडम स्मिथ ने एक बुक लिखा था 1776 में। उस बुक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। और उस बुक में इकोनॉमिक्स को एडम स्मिथ ने डिफाइन किया था, और एडम स्मिथ ने कहा था कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स क्या है? धन का अध्ययन है। ठीक, तो इसीलिए हम जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो एडम स्मिथ को हम लोग क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ। क्यों है? क्योंकि इकोनॉमिक्स को अच्छे तरीके से किसी ने अगर एक्सप्लेन किया था फर्स्ट टाइम तो वो कौन थे? एडम स्मिथ। ऐसा नहीं कि इकोनॉमिक्स को इससे पहले किसी और ने एक्सप्लेन नहीं किया था, इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं बताया था, लेकिन वो कॉन्सेप्ट क्लियरिफाई नहीं था, क्लियर नहीं था, विजन नहीं था एकदम। ठीक है, तो सबसे पहले उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन किया था किसने? एडम स्मिथ ने। किसमें? एक बुक लिखा था उन्होंने 1776 में, और उस बुक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, और उस बुक में उन्होंने कहा था कि जो इकोनॉमिक्स है वो धन का अध्ययन है। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स क्या है? धन का अध्ययन। अब इसका मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, देखिए इकोनॉमिक्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट, अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने इकोनॉमिक्स को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, एडम स्मिथ ये बोल रहे हैं इकोनॉमिक्स के बारे में, अभी मार्शल कुछ और बोलेंगे, रॉबिन्सन साहब कुछ और बोलेंगे, प्रोफेसर जेके मेहता वो कुछ और बोलेंगे, सैमुअल्सन कुछ और बोलेंगे। तो अलग अलग लोगों ने इकोनॉमिक्स को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया। क्योंकि देखिए भाई, आप बताइए, कोई मान लीजिए सपोज एग्जांपल के तौर पे कोई पार्टी है, बीजेपी को ले लीजिए। ठीक, अब कुछ लोगों के लिए बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है, कुछ लोग कहते हैं बीजेपी अच्छी पार्टी नहीं है। तो लोगों की थिंकिंग ऐसे, इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने भी इकोनॉमिक्स को अपने तरीके से क्या किया? डिफाइन किया। और हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं कि डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ। तो हमको वहां पे अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग ही बताना पड़ेगा कि इकोनॉमिक्स क्या है। अगर उसने पूछ लिया कि मार्शल्स के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स क्या है, तो हमें मार्शल्स के व्यूज ही रखने हैं। ठीक है, इसलिए हम सारे डेफिनेशंस को पढ़ेंगे वन बाय वन जो बच्चे। तो फिर अब हम देखते हैं इकोनॉमिक्स का पूरा डेफिनेशन पार्ट जो है कवर करते हैं। हम आपको बेसिक बता चुके हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट कहां से आया। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स का जो डेफिनेशन पार्ट है, वन बाय वन कवर करते हैं। देखिए, जो इकोनॉमिक्स है उसको अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग टाइम पे अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ डिफाइन किया है, और उसको हम वन बाय वन आप समझते हैं। देखिए, जो सबसे पहला डेफिनेशन इकोनॉमिक्स का दिया था एडम स्मिथ ने, वो वेल्थ ओरिएंटेड था। उसके बाद में मार्शल साहब आए, उन्होंने वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया। उसके बाद में आपके रॉबिन्स आए, वो चॉइस और स्कार्सिटी डेफिनेशन दिए। उसके बाद में प्रोफेसर जेके मेहता आए, उन्होंने डिजायरलेस डेफिनेशन दिया। और लास्ट में सैमुअल्सन साहब आए, जिन्होंने ग्रोथ या डेवलपमेंट ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया। ये है क्या? देखिए, अभी वन बाय वन समझते हैं कि वेल्थ डेफिनेशन में क्या बात की गई। देखिए, जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स थे एडम स्मिथ साहब, जब वो 1776 में अपनी बुक लिखे थे एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, तो उस बुक में उन्होंने डिफाइन किया था कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स क्या है? धन का अध्ययन। उन्होंने बताया था कि जो इकोनॉमिक्स का मेन मोटिव है पढ़ने का, अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, वो धन को मैक्सिमाइज करना, कि हम धन को कैसे कमाते हैं और उस धन को कैसे रिजर्व करते हैं, कैसे उसको संचित करते हैं। इस बात को एडम स्मिथ ने अच्छे से डिफाइन किया था। मतलब जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमने आपको बताई थी कि प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज और इन्वेस्टमेंट, यानी हम वेल्थ को कैसे प्रोड्यूस करें, वेल्थ को कैसे कंज्यूम करें, वेल्थ को कैसे एक्सचेंज करें, वेल्थ को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था?
एडम स्मिथ ने दिया था। एडम स्मिथ ने बताया था कि हम धन का प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं, यानी धन को हम कैसे कमा सकते हैं, धन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हैं, जो हमारे पास धन है लोगों के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक्सचेंज कैसे करेंगे एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के बीच में धन का, आपका इन्वेस्टमेंट धन का कैसे करेंगे। ये कॉन्सेप्ट वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन में, यानी वेल्थ कॉन्सेप्ट जो है एडम स्मिथ ने अपने डेफिनेशंस में बताया था। यानी जो एडम स्मिथ का डेफिनेशन था वो टोटली वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन था, इसीलिए इसको बोलते हैं वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन। उनका टोटल फोकस जो था वो किस पे था, वेल्थ, वेल्थ और वेल्थ। ठीक है, इसीलिए इनके डेफिनेशन में बहुत सारी लिमिटेशन आई। इसके बाद में जो आए मार्शल साहब, उन्होंने कहा देखिए जो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन एडम स्मिथ साहब ने दिया कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ, वो ठीक है, लेकिन ये सिर्फ इकोनॉमिक्स का एक एस्पेक्ट है। जो दूसरा एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट क्या है, वेलफेयर, इसको एडम स्मिथ ने अपने डेफिनेशन में नहीं कवर किया था, और यही चीज मार्शल साहब ने अपने डेफिनेशन में कवर किया। मार्शल साहब ने बताया कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर या मैनकाइंड या वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग। कि इकोनॉमिक्स क्या है, आपका वेलफेयर है किसका, ह्यूमन बीइंग का। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड या इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इन्होंने बताया अपने डेफिनेशंस में मार्शल साहब ने कि जो इकोनॉमिक्स है वो धन का तो अध्ययन है, लेकिन धन के अध्ययन से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये मानव के कल्याण का अध्ययन करता है। यानी जो कमियां एडम स्मिथ के डेफिनेशन में रह गई थी उसको जो फिलफिल किया उसको किसने किया, मार्शल साहब ने किया। मार्शल साहब ने दोनों कॉन्सेप्ट को लिया, वेल्थ को भी लिया और वेलफेयर को भी लिया। मार्शल साहब ने कहा कि वेल्थ तो इंपॉर्टेंट है ही है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ह्यूमन का वेलफेयर है। ठीक है, उन्होंने क्रिटिसाइज किया मार्शल एडम स्मिथ के डेफिनेशंस को। उन्होंने कहा कि जो धन है एक साधन है, साध नहीं है। मतलब धन से हम हैप्पीनेस प्राप्त कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, खुशी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली हम धन को कंज्यूम नहीं कर सकते। धन एक साधन है, साध नहीं है। ये किसने बोला था, मार्शल साहब ने बोला था। ठीक है, जो किसमें कवर होगा, वेलफेयर। लिख दे रहा हूं, जो वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन है वो किसने दिया था, एडम स्मिथ ने दिया था। आपसे एग्जाम में पूछेगा डायरेक्टली कि वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन किसने दिया था, तो एडम स्मिथ ने। वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन जो दिया था मार्शल साहब ने दिया था। ठीक है, मार्शल साहब ने दोनों को कवर किया था, वेल्थ प्लस वेलफेयर। उसके बाद में रॉबिन्सन आए। इन्होंने बताया कि जो डेफिनेशन एडम स्मिथ ने और मार्शल ने दिया है उसका इकोनॉमिक्स से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने इकोनॉमिक्स को एक अलग तरीके से समझा। उन्होंने कहा कि जो इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं उसका मेन मोटिव क्या है, इकोनॉमिक्स पढ़ने का रीजन क्या है। उन्होंने कहा इकोनॉमिक्स इसलिए हम पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेस है वो क्या है, लिमिटेड है। मैं फिर से आ रहा हूं इसी चीज पे, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट को इसीलिए इसको बोलते हैं स्कार्सिटी या चॉइस। चॉइस क्यों इसको बोलते हैं, इस डेफिनेशन को चॉइस मेकिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। लेकिन उस जो लिमिटेड रिसोर्सेज हो जाए उसको हम कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास लैंड है, 5 बीघे का लैंड है। अब वो जो लैंड है वो हमारा क्या हो गया, रिसोर्सेज हो गया। अब उसको हम कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। उस 5 बीघे पे हम प्ले ग्राउंड भी बना सकते हैं, कॉलेज भी खोल सकते हैं, हॉस्पिटल भी खोल सकते हैं। भाई फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास 5 बीघे जमीन है और हमारे जो वांट्स हैं वो क्या, अनलिमिटेड। हम चाहते हैं कि उस हॉस्पिटल भी बनाना, हम चाहते हैं कॉलेज भी बनाना, हम चाहते हैं कोई स्टेडियम बनाना, हम चाहते हैं तालाब भी। तो वो सारे डिजायर तो हमारे पूरे नहीं हो सकते। तो यही चीज एडम रॉबिन्सन ने बताया कि जो हमारे अनलिमिटेड वांट्स हैं वो उसको हम कैसे पूरा करें, ठीक है, विथ लिमिटेड रिसोर्सेज।
हम लिमिटेड रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके अपने मैक्सिमम वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करें, यही चीज रॉबिन्सन साहब ने बताया था। और इन्होंने अपने डेफिनेशंस में 4 चीजों की बात की थी। जब इनकी डेफिनेशन पार्टिकुलरली पढ़ेंगे तब डिफाइन करेंगे कि जो हमारे वांट्स क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, लेकिन जो वांट्स होते हैं उसकी इमरजेंसी डिफर होती है। कुछ वांट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और कुछ वांट्स ऐसे होते हैं जिसको कुछ समय के लिए रोका जा सकता है। और जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, लेकिन उस रिसोर्सेज का क्या होता है, अल्टरनेटिव यूज होता है। ये 4 कॉन्सेप्ट आगे हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद में डिजायरलेस डेफिनेशन दिया था प्रोफेसर जेके मेहता ने, शॉर्ट में लिख रहे हैं जेके मेहता साहब, ठीक। ये इंडियन फिलोसफर थे। इन्होंने इकोनॉमिक्स का पूरा कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया। इन्होंने कहा कि जो ह्यूमन बीइंग है उनका मेन उद्देश्य क्या है, उनका मेन उद्देश्य क्या होता है कि लाइफ को एंजॉय करना, लाइफ में खुशी प्राप्त करना, लाइफ को अच्छे से जीना। और इन्होंने समझाया कि देखिए कोई भी इंसान, ह्यूमन बीइंग, वो तभी अपने लाइफ में एंजॉयमेंट कर सकता है, खुश रह सकता है, जब वो अपने डिजायर पे कंट्रोल कर सके। मतलब क्योंकि आपके डिजायर या आपके वांट्स कभी खत्म ही नहीं होंगे, एक पूरा होगा दूसरा जनरेट होगा। तो इन्होंने कहा कि अगर आप अपने को एंजॉय करना चाहते हैं, सुख प्राप्त करना चाहते हैं, आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको सीखना होगा कि अपने डिजायर पे आप कंट्रोल कैसे कर सके। तो इन्होंने बताया, प्रोफेसर जेके मेहता ने, कि इकोनॉमिक्स बताता है कि आप अपने डिजायर पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं डिजायरलेस डेफिनेशन। क्या बोलते हैं इसको, डिजायरलेस डेफिनेशन। उसके बाद में ग्रोथ ओरिएंटेड या डेवलपमेंट ओरिएंटेड डेफिनेशन प्रोफेसर सामुएल्सन ने दिया था। प्रोफेसर सामुएल्सन ने क्या बोला था, इन्होंने जो वेल्थ डेफिनेशन थी, वेलफेयर डेफिनेशन थी या स्कार्सिटी डेफिनेशन थी, यानी एडम स्मिथ, मार्शल और रॉबिन्सन के सभी डेफिनेशन को कंबाइन करके एक नया डेफिनेशन दिया, जो इस समय करंट में क्या डेफिनेशन, यही डेफिनेशन क्या है चल रहा है, इसी को हम बोलते हैं मॉडर्न डेफिनेशन। जो मॉडर्न में डेफिनेशन चल रहा है वो ग्रोथ या डेवलपमेंट ओरिएंटेड डेफिनेशन चल रहा है। ठीक है, इसको हम बाद में आपको एक्सप्लेन करेंगे। अब 1 बाय 1 हम एक एक डेफिनेशंस को एक्सप्लेन करते हैं। हमने एडम स्मिथ के बारे में बता ही दिया, जो वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया था। वेल्थ का मतलब होता है कल्याण, कल्याण संबंधी परिभाषा इसको बोलते हैं हिंदी में, कल्याण संबंधी परिभाषा। वेलफेयर, इसको वेल्थ को हम बोलते हैं धन संबंधी परिभाषा। हम वेल्थ को बोलते हैं धन संबंधी परिभाषा, वेलफेयर को बोलते हैं कल्याण संबंधी परिभाषा। स्कार्सिटी या चॉइस को बोलते हैं, स्कार्सिटी का मतलब दुर्लभ परिभाषा इसको बोलते हैं। डिजायरलेस का मतलब होता है इच्छा रहित परिभाषा। और ग्रोथ या डेवलपमेंट का मतलब होता है कि ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। ठीक है, विकास ओरिएंटेड डेफिनेशन। ठीक है, तो ये 5 डेफिनेशंस थे। और जो वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन था उसको एडम स्मिथ ने दिया था। एडम स्मिथ को ही हम बोलते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इनको हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले इकोनॉमिक्स का जो एक अच्छा कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक्स को अच्छे से किसी ने डिफाइन किया था तो एडम स्मिथ ने ही डिफाइन किया था अपने बुक में, जो बुक 1776 में उन्होंने लिखा था, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। और उसमें उन्होंने बोला था कि जो इकोनॉमिक्स है, उस इकोनॉमिक्स का मेन उद्देश्य क्या है, धन का अध्ययन करना। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स क्या है, एक विज्ञान है किसका, धन के अध्ययन करने का। ठीक है, और इनका जो डेफिनेशन था बेसिकली उसका मेन मोटिव क्या था कि आप कैसे धन को कमा सकते हैं, अपने धन में कैसे बढ़ोतरी कर सकते हैं और उस धन को आप कैसे संचित कर सकते हैं। ठीक है, वो जो हमने आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी बताई थी, 5 इकोनॉमिक एक्टिविटी को इन्होंने धन से रिलेट कर दिया था कि प्रोडक्शन का मतलब धन को कैसे प्रोड्यूस किया जाए, कंजम्पशन का मतलब धन को कैसे कंज्यूम किया जाए, एक्सचेंज का मतलब धन को कैसे एक्सचेंज किया जाए एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में, एक लोगों से दूसरे लोगों के बीच में। ठीक है, और उसके बाद में इन्वेस्टमेंट का मतलब कैसे हम उसको इन्वेस्ट करें जिससे धन को हम और आगे बढ़ा सके, धन अर्निंग को और बढ़ाया जा सके। ठीक है, इनके डेफिनेशंस में बहुत सारे लिमिटेशंस थे।
जो एडम स्मिथ ने डेफिनेशंस दिया था उस डेफिनेशंस में बहुत सारी कमियां थी। इसलिए डायरेक्ट में आपके एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि आप एडम स्मिथ की डेफिनेशंस की कमियां बताइए, लिमिटेशंस बताइए, ठीक है। तो ये लिमिटेशंस क्या थे कि जो एडम स्मिथ ने अपने डेफिनेशंस में दिया था वो बेसिकली वेल्थ ओरिएंटेड था। ये तो सबको पता, मैं बार बार बोल रहा हूं कि वो टोटली धन के चारों तरफ ही घूमता था। अब एक तो धन ओरिएंटेड था, दूसरा उसकी जो डीमेरिट्स थी ये मटेरियल थिंग्स। मटेरियल थिंग्स क्या थी? जो एडम स्मिथ की डेफिनेशंस थी वो मटेरियल थिंग्स थी। मटेरियल का मतलब क्या था? दो तरह के इंडस्ट्री होते हैं, एक प्रोडक्शन इंडस्ट्री होती है, एक सर्विस इंडस्ट्री होती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को तो उन्होंने अपने डेफिनेशंस में कवर किया था, लेकिन जो सर्विस इंडस्ट्री थी उसको उन्होंने क्या किया था? इग्नोर कर दिया था। मतलब क्या कि जो मटेरियल थिंग्स थी उन्होंने सिर्फ धन की बात की थी, वेल्थ की बात की थी, सर्विस इंडस्ट्री को इन्होंने क्या किया था? इग्नोर कर दिया था। तो पहली लिमिटेशन क्या होगी कि इन्होंने मटेरियल थिंग्स को ही अपने डेफिनेशंस में कवर किया था। दूसरा है नेग्लेक्ट ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन वेलफेयर की बात उन्होंने नहीं की थी, सिर्फ किसकी बात की थी? धन की बात की थी। और सिर्फ धन से ह्यूमन का वेलफेयर नहीं हो सकता है। कभी कभी जो वेल्थ होता है वो ह्यूमन का विनाश का कारण बनता है, उसके कल्याण का कारण ना हो करके। तो कोई भी इकोनॉमिक्स कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी विषय अच्छा विषय तभी होगा जहां पे ह्यूमन के कल्याण की बात की जाएगी। तो इन्होंने ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन कल्याण की बात नहीं की थी, इसलिए इसकी ये लिमिटेशंस में आएगी। तीसरा है कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक मैन। इन्होंने बोला था एडम स्मिथ साहब ने कि जो ह्यूमन बीइंग, जो मनुष्य है, वो जो एक्टिविटी करता है उसका मेन उद्देश्य क्या होता है? धन को कमाना। इसका मतलब जो भी एक्टिविटी वो करेगा वो सिर्फ और सिर्फ धन के लिए करेगा। इसीलिए उन्होंने इकोनॉमिक्स मैन को क्या डिफाइन करता है? इकोनॉमिक मैन बोल जाता है। इकोनॉमिक मैन का मतलब जो सिर्फ धन के पीछे, ऐसा मनुष्य जो धन के पीछे भागे, ठीक है। तो ये भी लिमिटेशन में आ जाएगी। इन्होंने एक इकोनॉमिक मैन की कल्पना की थी जो कि समाज में ऐसा नहीं है। समाज में देखने को अभी भी मिलता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो निस्वार्थ, बिना कोई स्वार्थ के लोगों की सेवा करते हैं, जिनका मोटिव क्या होता है? धन कमाना नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी इसके लिमिटेशंस में आ जाएंगे उनके डेफिनेशंस की। और लास्ट वन है इग्नोर द प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस। जो स्कार्सिटी और चॉइस की डेफिनेशन मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स जो इसलिए आया था कि हमारे वांट्स क्या थे? अनलिमिटेड थे। हमारे रिसोर्सेज क्या थे? लिमिटेड थे। उस लिमिटेड रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके हम अपने मैक्सिमम वांट्स को कैसे फुलफिल करें, अपने मैक्सिमम डिजायर को कैसे फुलफिल करें, इस चीज की बात एडम स्मिथ ने अपने डेफिनेशंस में नहीं की थी। तो ये एडम स्मिथ का हो गया। कल जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम वेलफेयर, चॉइस, डिजायरलेस और ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन की बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।